प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। अर्ध सत्य झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें छोटे से सत्य की ताकत छुपी होती है। तो लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूषित विमर्श गढ़ने में इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे एक ऐसे ही अर्ध सत्य पे करेंगे और उसके द्वारा एक जो विमर्श करने की प्रयास किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। यह विमर्श है कि मोदी सरकार ने बीते 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, वह एक महान अर्थशास्त्री हैं, भारत के आर्थिक सुधारों के जनक हैं और उन्होंने इस देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इन बातों में क्या सच्चाई है और तथ्य और आंकड़े क्या कहते हैं, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। और इस वीडियो में एक तो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि सन 2004 से लेकर के सन 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही और सन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। क्या वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था डूब गई है या डूबने के कगार पर है। दूसरी बात हम जो करेंगे, जो दूसरा विषय हमारी बात का रहेगा, वो ये कि देश की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है मनमोहन सिंह का, वो क्या रहा है। मनमोहन सिंह जी देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाले प्रमुख पदों पर एक लंबे समय से रहे हैं। उनकी योजनाओं ने, उनकी नीतियों ने देश की आर्थिक प्रगति में क्या योगदान दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बनाए गए और सन 1972 में वो देश के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हुए। उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार रहते हुए ही 1974 में देश की आर्थिक विकास दर 1% पे आ गई थी, जबकि महंगाई दर 24% से ऊपर जा चुकी थी। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है कि 1991 में उन्होंने ही देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सन 1966 से लेकर 1991 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव और देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे मनमोहन सिंह ही आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाली स्थिति में थे। यानी 1991 तक देश में जो आर्थिक नीतियां चली उनमें मुख्य भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। तो उन्होंने किसकी नीतियों को बदला? उन्हीं नीतियों को जो उनकी खुद की बनाई हुई थी। लेकिन मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं, जो हम आर्थिक सुधारों की बात करते हैं या आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं, वो मनमोहन सिंह जी की नीति नहीं थी, बल्कि वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव था। जो हमने $7 बिलियन का कर्ज लिया था, उसके लिए अनिवार्य शर्तें थीं, सरकार को उन्हें मानना अनिवार्य था। तो ये कोई नीतियां हमारी स्वैच्छिक नीतियां नहीं थीं, हम पे दबाव था। जो अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई थी, हम आर्थिक कंगाली के हालत में पहुंच गए थे अपनी आर्थिक कुनीतियों के कारण, जिन आर्थिक नीतियों को बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुख्य रोल था। उनको खत्म किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में। तो यहां पर यह बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिन आर्थिक सुधारों का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहकर के कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, तो आर्थिक सुधार वे नहीं लाए थे, वो मजबूरी में लाए गए थे और दबाव था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इस तरह देश की आर्थिक प्रगति में डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका किस प्रकार की थी, इस छोटे से विवेचन से समझ में आपको आसानी से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार में जो देश पर कर्ज है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसके लिए कोई भी विवेचना करने के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा कि सन 2004 में जब मनमोहन सिंह ने देश की सत्ता संभाली तब देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सत्ता से विदाई हुई, तब देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी और आज देश की आर्थिक स्थिति कैसी है।
इसको समझने के लिए पहले कोई भी हम आंकड़ों पे बात करें, उससे पहले सन 2004 में जो देश के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके बजट भाषण की एक लाइन मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। 8 जुलाई 2004 को अपना पहला बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा था कि देश का आर्थिक मूल तत्व मजबूत दिखाई देते हैं और भुगतान संतुलन मजबूत स्थिति में है। यानी उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि जब वाजपेयी जी से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सत्ता प्राप्त हुई थी तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। ये बात हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पी चिदम्बरम या मनमोहन सिंह सरकार की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से कोई सहानुभूति नहीं थी। किसी भी प्रकार की भलमनसाहत के लिए ये प्रशंसा बजट भाषण में पी चिदम्बरम ने नहीं की थी, बल्कि आर्थिक आंकड़े इस प्रकार के थे जो उन्हें इस तरह की प्रशंसा करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब इससे अलग सन 2013 में जब आखिरी बार बजट पेश किया पी चिदम्बरम ने, तब उनका बजट भाषण किया था, उसका भी एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ कि मैं मानता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस मुश्किल दौर से निकलेंगे और उच्च विकास की राह पर पहुंचेंगे। ये दोनों ही बजट भाषणों की लाइनें पी चिदम्बरम द्वारा बोली गई हैं अपने बजट भाषण में। 2004 में वो जिस अर्थव्यवस्था को मजबूत बता रहे थे, आर्थिक मूल तत्वों को मजबूत बता रहे थे, सन 2013 में वही अर्थव्यवस्था चुनौतियों से गुजर रही थी और इस दौरान देश के सबसे प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये बातें तो पी चिदम्बरम ने अपने भाषण में कही, लेकिन इन बातों को कहने का आधार क्या था, इसको हम आंकड़ों के नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से सत्ता प्राप्त की सन 2004 में, तब देश की आर्थिक विकास दर थी 8.5% और महंगाई दर थी 3.767%। लेकिन सन 2004 से सन 2014 तक देश की आर्थिक प्रगति दर बहुत ही खराब रही। ये लगातार कई साल 5% से नीचे रही और औसत विकास दर 5% के आसपास ही थी। अगर महंगाई दर की बात करें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बार को तो ये 12% से ऊपर पहुंच गई थी सन 2009 में, और जब सत्ता छोड़ी है मनमोहन सिंह जी ने, तब ये 8.33% थी मई 2014 में। सन 2013 में ये 11% से ऊपर थी। आज महंगाई दर केवल 5.66% है। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% के लगभग दर से बढ़ रही है और इसमें और तेजी होने की उम्मीद है। आपको और एक बात याद दिला दें कि सन 2014 में हमारा देश फ्रेजाइल 5 में था, यानी कि सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में एक था। कहा जा रहा था कि हमारी इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, हम कभी भी कंगाल हो सकते हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम ब्रिटेन को पछाड़ चुके हैं। सन 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पर थी, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने डुबो दिया है। इसके अलावा जो देश की प्रति व्यक्ति आय थी सन 2014 में, वो थी 86,647 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, और आज ये बढ़कर के 1,72,000 रुपये हो चुकी है। और अब उस मूल बिंदु पर आते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उठाया। उनका कहना है कि देश भारी विदेशी कर्ज में डूबता जा रहा है। तो इसको भी आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सन 2004 में जब मनमोहन सिंह जी ने देश की सत्ता संभाली, उस समय हमारे ऊपर 112.64 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, और 10 साल में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, ये बढ़ के 146.3 अरब डॉलर हो गया, यानी लगभग 4 गुना। और जब मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो देश पर विदेशी कर्ज था 446.3 अरब डॉलर का, और आज ये बढ़कर के हो गया है 620 अरब डॉलर, 1.5 गुने से भी कम।
यानी अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने विदेशी कर्ज को 4 गुना बढ़ा दिया और नरेंद्र मोदी के 9 साल में ये बढ़कर लगभग 1.5 गुना हुआ या उससे भी कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश आर्थिक बदहाली की हालत में जा रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी करके अर्ध सत्य बताकर लोगों को यह बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि देश आर्थिक बदहाली की ओर जा रहा है। मनमोहन सिंह जी के समय में हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर सड़क बना करती थी। आज ये 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है, जो हाईवे का निर्माण हो रहा है। देश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। आज यहां पर आपके सामने कारोबारी सुगमता का भी एक आंकड़ा मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि एक बात लगातार कही जा रही है कि देश में कारोबार की स्थिति खराब हुई है, लोग कारोबार करने से बच रहे हैं। तो सन 2004 में हम लोग कारोबारी सुगमता के मामले में 132वें पायदान में थे और 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये हम हट करके 134वें पायदान में पहुंच गए। यानी कि हम 2 पायदान नीचे पहुंच गए, नीचे खिसक गए। लेकिन अभी मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं, लगभग 9.5 साल, इसमें हम जबरदस्त उछाल करते हुए 63वें पायदान पे आ चुके हैं। इसके बावजूद कहने वाले ये कह रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। मनमोहन सिंह जी की तुलना में कर्ज बहुत कम लिया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कारोबारी सुगमता के क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हुए हैं। मोबाइल उत्पादन में, सीमेंट उत्पादन में, तमाम क्षेत्रों में हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। दुनिया हमारे ताकत का लोहा मान रही है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। लेकिन दूषित विमर्श करने के लिए अर्ध सत्य बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो याद रखिए, इस तरह के दूषित विमर्श करने वालों से लोगों को सावधान रहना होगा। इंटरनेट मीडिया का समय है, तमाम आंकड़े नेट पे मौजूद हैं। मैंने भी जो आपको ये आंकड़े दिए हैं, ये चूँकि मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं रहा हूँ, इंटरनेट मीडिया पर जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए हैं, सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए हैं और प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं, मैंने ये आंकड़े उन्हीं से इकट्ठे किए हैं। आप भी चाहें तो इन आंकड़ों को बहुत आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। जो बातें कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कही हैं वो गलत नहीं है, अर्ध सत्य हैं। तो इस अर्ध सत्य से सावधान रहिए और ये समझिए कि देश के आर्थिक हालात में क्या बदलाव आया है। यहाँ पर एक बात आपको और समझना जरूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु रहे हैं एक लंबे समय से, उनको आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। उन्हें ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से सन 2004 से 2014 तक इस देश ने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले देखे। आप नाम समझ सकते हैं, मैं बहुत आसानी से बता दूं अगर आपको याद हो। कोयला घोटाला इन्हीं के समय में हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, चॉपर घोटाला, सत्यम घोटाला, चीनी घोटाला और सबसे खराब जब देश की संसद में नोटों की गड्डियां उछाली गईं, कैश फॉर नोट कांड, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ही हुआ। और नीरा राडिया का टेप कांड तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जिसमें मंत्री पद पर कौन रहेगा इसको तय करने के लिए लॉबिंग की जा रही थी। तो ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री, जिनकी पूरी की पूरी सरकार में तमाम प्रकार के घोटाले हुए, लोग कह सकते हैं कि उस समय पर मनमोहन सिंह की चलती नहीं थी। संजय बारू ने एक किताब भी लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें मुख्य भूमिका में अनुपम खेर थे, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पे तो थे लेकिन वो बेचारे थे, कोई और पूरी तरीके से सत्ता का संचालन कर रहा था। तो आखिर क्या मजबूरी थी कि मनमोहन सिंह ऐसी भ्रष्ट सरकार की कमान संभाले हुए थे। हमने मनमोहन सिंह जी का इतिहास भी देखा, सन 71 से लेकर 91 तक का, और ये दौर भी देखा। वो पद का सुख भोग रहे थे, उन्हें वो सारी सुविधाएं और सुख प्राप्त थे जो एक प्रधानमंत्री को मिलते हैं।
इसकी कीमत उन्हें खामोश रह करके चुकानी पड़ी और देश आर्थिक बदहाली की हालत में पहुंच गया। इसके लिए मनमोहन सिंह जी के लिए कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मेरा हिसाब इतिहास करेगा। तो सही बात है मनमोहन सिंह जी, आपने जो किया है इतिहास उसे जरूर देखेगा और वो इतिहास जरूर लिखा जाएगा। इस तरह प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए उससे संबंधित सारे आंकड़े अब आपके सामने हैं। और 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब से कार्यभार संभाला है तब से भारत की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए हैं उससे संबंधित सारे आंकड़े भी आपके सामने हैं। इसके अलावा भारतीय वित्तीय व्यवस्था में प्रमुख पदों पर रहते हुए मनमोहन सिंह जी की नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए उसे भी आपको बता चुका हूं मैं। तो आप समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए नायक कौन है और खलनायक कौन है। इसका फैसला अब हम आप पर छोड़ते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।